मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है मुस्लिम लीग और भारत का विभाजन 1932 से 1947 तक। इसके पहले मुस्लिम लीग पर मैं 2 और वीडियो बना चुका हूं, तो आप इस वीडियो को देखें ही, लेकिन मुस्लिम लीग और भारत के विभाजन के संपूर्ण प्रकरण को समझने के लिए सभी वीडियो देखें। मैं अपना वीडियो शुरू करूं उसके पहले मैं आप सभी सुनने वालों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मेरा YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ने के साथ साथ वीडियो का महत्व स्पष्ट होता है। तो मैं अब अपनी बात शुरू करता हूं। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट, जिसे हम कम्युनल अवार्ड अंग्रेजी में कहते हैं, उसके माध्यम से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने ये कम्युनल अवार्ड घोषित किया और इस कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत विभिन्न सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें मुस्लिम भी हैं, सिख हैं, ईसाई पर्टिकुलरली एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस हैं, इन सबको कुछ स्थान का आवंटन किया। और यहीं से वैसे तो 1928 में जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने जिन्ना की डिमांड्स को, जिन्ना का जो दिल्ली घोषणा पत्र था, वो दिल्ली घोषणा पत्र को जब उन्होंने अस्वीकार किया, उसके बाद से ही मुस्लिम लीग के नेता भारत में अपने राजनीतिक भविष्य के लिए आशंकित होने लगे और उन्हें यह लगा कि वे मेजॉरिटी जो हिंदू हैं उनके सामने वो लूजर ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी राजनीतिक रास्ता तो तभी से अलग इख्तियार कर लिया, क्योंकि 1929 में जो 14 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया जिन्ना ने, उससे स्पष्ट होता है कि वे पृथक राष्ट्र की ओर बढ़ने की कोशिश में थे। किंतु 1932 का कम्युनल अवार्ड एक उनके लिए एक संतोष की बात थी कि उनके जो राइट्स हैं उन राइट्स को सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। तो इट वाज ए सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ देयर पॉलिटिकल राइट्स इन ए कंट्री विद द मेजॉरिटी ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। तो ऐसी स्थिति में उनको एक ढाढ़स तो बंधा, लेकिन इससे उन्हें कोई संतोष होने वाला था नहीं, क्योंकि चाहे उनको असेंबलीज में स्थान निर्धारित कर दिए जाएं, किंतु वे स्थान इतने नहीं हो सकते कि वे अलग से अपनी सरकार बना सकें। तो इसलिए उनकी भूमिका या तो एक विरोधी के रूप में रहे, या उनकी भूमिका जो मुख्य जो मेजॉरिटेरियंस हैं उनकी सहयोग में रहे। तो ये दो राष्ट्रों का जो सिद्धांत है, जिसको हम सर सैयद अहमद खां के समय से देखते आ रहे हैं, और सर सैयद अहमद खां पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की किस तरह से उन्होंने जो मुस्लिम उत्थान के लिए कार्य किए, उसकी जो परिणति होती है वो पृथकतावाद में होती है। इस तथ्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो जो 2 राष्ट्रों का सिद्धांत है, ये तो लगातार मुस्लिम लीग के मंच से बार बार इस पर आवाज़ उठती रही। सबसे जो हम बात करें तो 1930 में जिन मोहम्मद इकबाल का नाम बड़े सम्मान के साथ इस देश में लिया जाता है, जिनको अलामा इकबाल कहा जाता है, उन्होंने बड़े कवि थे, दार्शनिक माने जाते हैं। उन्होंने उनका गाना आज तक हमारे बच्चे गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हर राष्ट्रीय पर्व पर हम उन लिरिक्स को बार बार याद करते हैं। किंतु वही व्यक्ति 1930 में इलाहाबाद सेशन में, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सत्र में 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर बड़े विस्तार से बोला। औपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव मुस्लिम लीग से पास नहीं हुआ, किंतु उन्होंने अपनी बात से लोगों को इस तरह से जागरूक किया कि मुस्लिम जो है वो एक अलग राष्ट्र है, उनकी अलग नस्ल है, अलग संस्कृति है, अलग पहचान है। तो इस तरीके से फिर सब्सिक्वेंटली हम देखते हैं इन 1932 अगेन यही मोहम्मद इकबाल प्रेसिडेंट हैं,
और उन्होंने दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर खुलकर चर्चा की और उन्होंने ये बता दिया कि जब तक मुस्लिम को एक राष्ट्र के रूप में उसके अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक उनके साथ न्याय नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो भावना है वो कोई एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक संगठन के नाम पर है कि किस तरह से एक संगठन अपने पृथकतावाद की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए और सांप्रदायिकता का सहारा ले रहा है। ऐसा नहीं है कि जो दूसरा अपोनेंट पक्ष है, यहाँ हिंदुस्तान में कोई दूसरी सांप्रदायिकता नहीं थी, और भी सांप्रदायिकता हैं, लेकिन मैं उस पर यहाँ बात ज़्यादा न करके मुस्लिम लीग एज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू व्हाट एक्सटेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो 1932 का पंचायत भी आ गया, 1935 का अधिनियम आ गया, और उसके बाद जब 1937 में 1935 के एक्ट के अंतर्गत प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, प्रांतीय विधान सभाओं के लिए जब चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग को वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई। मुसलमानों के लिए कुल 485 पद रिक्त थे सभी प्रांतों में मिला करके, उनमें से केवल 110 स्थानों पर ही मुस्लिम लीग को सफलता मिली। और इसमें भी स्थिति ये रही कि कांग्रेस को, जैसे बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस जैसे अब यूपी कहते हैं, संयुक्त प्रांत से कहते थे पहले, उड़ीसा और सेंट्रल इंडिया, इन 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिला। और लीग की मेजॉरिटी केवल जो रही वो 3 प्रांतों में रही, बंगाल, आसाम और पंजाब, किंतु वहाँ भी वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना ली जाए। कांग्रेस और इनके बीच में वार्ता भी चली। कांग्रेस ने ये प्रस्ताव रखा, उनका ये समझ आई थी कि इन 3 प्रांतों में, जिनमें आसाम, बंगाल और पंजाब, इनमें तो मिलीजुली सरकार बन जाएगी, और जब कांग्रेस के साथ अलाइन हो जाएंगे तो अन्य प्रांतों में भी मुस्लिमों को मंत्री पद भी मिल जाएगा। तो इस आशय से उन्होंने कांग्रेस से बातचीत की, किंतु सहमति नहीं बनी और कांग्रेस अपने इंडिपेंडेंटली चलती रही। तो ऐसी स्थिति में जिन्ना और असंतुष्ट हुए, और जिन्ना ही नहीं, मुस्लिम लीग में असंतोष बढ़ता गया। उन्होंने देख लिया कि उन्हें जिन जगहों पर मतलब उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे हैं, वहाँ भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो उनको अपना जो पॉलिटिकल वेट है वो पता चल गया कि हम जो है इसमें प्रमुख में नहीं आ सकते, हेरा फेरी में रहेंगे। जबकि बात ऐसी नहीं थी, ये कल्पना है, तो अब इसको हम कल्पना को ही करके छोड़ दें। तो ये जो चुनाव हैं, इन चुनाव के बाद देखें कि मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ 15 से 18 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में। ये 25वां अधिवेशन था, और इस 25वें अधिवेशन में जो जिन्ना ने अध्यक्ष पद से अपनी बात कहना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को आरोपित किया कि ये केवल हिंदू हितों की रखवाली करने वाली पार्टी है। और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व विशेषकर पिछले 10 वर्षों के दौरान पूर्णतः हिंदू नीति का संचालन करता रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप वह मुसलमानों को अलग थलग करने के लिए जिम्मेदार है। उनका कहना था कि जो मुसलमान हैं उन्हें राजनीति से अलग थलग कर दिया गया है, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व है, जो पिछले 10 वर्षों से एक ही प्रयास कर रहा है कि मुसलमानों को अलग थलग कर दिया जाए। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकारें बना ली हैं, और वहाँ जो उनके शब्द हैं, कार्य हैं और कार्यक्रम हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि उनके हाथों मुसलमानों को न्याय और निष्पक्ष व्यवहार नहीं मिल सकता। तो ये अगेन वो जो 1937 के चुनाव हैं उसकी कुंठाएं खुलकर बोल रही थी। तो 1937 के बाद मुस्लिम लीग अपनी जो पुरानी मांग चली आ रही थी पृथक निर्वाचन की, जो उनको मिल भी गया, आगे उसको और उसका विस्तार करने की बात वो कर रहे थे। लेकिन अब आगे 1937 के चुनाव के बाद अब मुसलमानों का एक सार्वभौमिक राज्य बनाने की ओर उनका विचार और सुदृढ़ होने लगा कि जब तक मुसलमानों का एक सॉवरेन स्टेट नहीं बनेगा तब तक यह कुछ भी संभव नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि 1937 के बाद की जो राजनीति है वो जिस ढंग से चली, क्योंकि 1937 में
हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद पर विनायक दामोदर सावरकर आए। विनायक दामोदर सावरकर वैसे तो कोई छुपी हुई बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर 1923 में अपनी बुक जो हिंदुत्व पर लिखी, उससे उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम, अपना सारा सोच उसमें स्पष्ट कर दिया था। लेकिन जो हिंदुत्व पुस्तक थी वो कोई हिंदू महासभा या और जो दूसरे हिंदू संगठन थे उनका कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी उसके लिए पूरी तरह से, क्योंकि ये उनका इंडिविजुअल एक्ट था कि उन्होंने एक किताब लिखी, एक विचार। और जो हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा मूल रूप से तो हिंदुओं के में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, छुआछूत को दूर करने और दूसरे तरीके जैसे उत्थान किया जा सके हिंदुओं का, इस कार्यक्रम में लगी थी। मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने कभी भी हिंदू महासभा को राजनीतिक संगठन के रूप में अपोज नहीं किया, किंतु 1920 के बाद हिंदू महासभा 21 में ही उसका नाम ऑल इंडिया हिंदू महासभा हुआ। तो जो हिंदू महासभा है 20-21 के बाद वो राजनीतिक लाइन भी लेने लगी, किंतु 1937 का जो नागपुर सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता विनायक दामोदर सावरकर ने की, उन्होंने भी दो राष्ट्र के सिद्धांत को स्पष्ट तौर पर मान्यता दी। मतलब उन्होंने कहा कि दो राष्ट्र एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका जो तरीका था कि भाई ये करते हैं तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, तो उनकी समझ ये थी कि मेजॉरिटी यहाँ हिंदुओं की है और हिंदुओं की ये जो है एक तरफ तो इनकी मातृभूमि भी है और साथ ही साथ पुण्य भूमि भी है, इसलिए इन्हीं का अधिकार है। तो वो तो यहाँ तक थे कि मुस्लिम्स को वोटिंग राइट देने के फेवर में भी नहीं थे, तो वो विभाजन के पक्ष में नहीं थे, वो हिंदुस्तान को टुकड़े नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो मुसलमानों को कोई राजनीतिक शक्ति नहीं देना चाहते थे जिससे कि मुसलमान हिंदुओं के अधिकारों पर एनक्रोचमेंट करें, उनका कोई किस तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और उनका समझ ये थी यदि इनको पॉलिटिकल पावर दिया गया तो ये हिंदुओं के अधिकारों पर अतिक्रमण करेंगे। चलो मैं यहाँ इतना ही पर्याप्त है कि एक अपोनेंट जो हिंदू दे आर रिप्रेजेंटिंग हिंदूज, और इधर मुस्लिम लीग कर रही है, कांग्रेस जो है हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है। यार वो एक अलग विवाद है, इतना विस्तार पे मेरे को बात यहाँ नहीं करने का। लेकिन हिंदू महासभा की ओर से जो दो राष्ट्रों, तो अब ये दो राष्ट्रों का मामला है, ये जो है प्रसारित होता रहा। लेकिन एक डेवलपमेंट होता है कि जब सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया, तो उस द्वितीय विश्व युद्ध का कांग्रेस विरोध कर रही थी। कांग्रेस की समझ ये थी कि भारत के हित इस युद्ध के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, भारत की पहली आवश्यकता इसकी आज़ादी है, इसका जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो जरूरी है, इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस देना जरूरी है। तो इसलिए ये युद्ध जो लड़ा जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी वही था, तो द्वितीय विश्व युद्ध साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है, और ये युद्ध हमें कोई आज़ादी देने वाला नहीं है, बल्कि ये और हमारे ऊपर और दबाव भी आ सकता है। तो कांग्रेस ने इस युद्ध का विरोध किया, और उनकी विरोध करने का बात यहाँ तक बढ़ी कि 22 दिसंबर, वैसे तो अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने नेहरू के प्रस्ताव पर, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इस युद्ध का विरोध करते हुए जिन प्रांतों में सरकार बनाई है उन सरकारों से त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो उसी तरीके से 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, और इस त्यागपत्र की प्रक्रिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के में तो होनी थी हुई, लेकिन खास तौर पर मुस्लिम लीग, अंबेडकर और हिंदू महासभा, इन तीनों ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया कि ये कांग्रेस से मुक्ति मिली। तो कांग्रेस के अपोनेंट्स दूसरे ग्रुप हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि जब इस्तीफा दे दिया सभी सरकारों से, कुछ राज्यों में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की मिलीजुली सरकार बनी। तो आप देखिए कि एक तरफ ये कहा जा रहा है 1937 में कि मुस्लिम्स को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वही हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बना रही है। तो है क्या कि जो अंग्रेज थे उन्होंने सभी सांप्रदायिकताओं को, उन्होंने तो जातिवाद को भी, सांप्रदायिकता को, सबको ही उन्होंने एनकरेज किया, और उस एनकरेज में उन्होंने हिंदू जो थे सांप्रदायिक और मुस्लिम सांप्रदायिक दोनों को ही एनकरेज किया, ताकि ये फूट पड़ी रहे
तो उनका शासन चलता रहे, कांग्रेस का आंदोलन कमज़ोर हो। किंतु कांग्रेस का एक आंदोलन ऐसा तैयार हो चुका था, जबकि इसमें बीच बीच में क्रांतिकारी भी आए, समाजवादी भी आए, अनेक धाराएं आई, किंतु एक मुख्य धारा बनी जो एक समन्वयवादी धारा थी, जो सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को, सभी नस्लों को और सभी क्षेत्रों को वो एक साथ समन्वित करती थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को जल्दी कमज़ोर करना संभव नहीं था। किंतु इस एक एपिसोड ये हुआ कि इससे मुस्लिम लीग की जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो और तीव्रता से आगे बढ़ा और 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर में लीग का 27वां अधिवेशन हुआ और इस लीग के 27वें अधिवेशन में जिन्ना ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से दो राष्ट्रों के सिद्धांत की बात की, जो उन्होंने फॉर्मुलेट किया अपना टू नेशंस थ्योरी। उसके कुछ हिस्से में बताऊं, उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार वास्तव में ईमानदारी और गंभीरता से इस उपमहाद्वीप के लोगों की शांति और खुशहाली सुरक्षित करना चाहती है, तो हम सभी के लिए एक ही रास्ता खुला है कि प्रमुख राष्ट्र, या प्रमुख राष्ट्र से मतलब हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, प्रमुख राष्ट्रों को पृथक होमलैंड मतलब उसको मातृभूमि कहें या उसका घर, उसको होमलैंड जो है दे दी जाए। आगे बोलते हैं यह एक सपना ही है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्रीयता का निर्माण कर सकते हैं। हिंदू और मुसलमान दो भिन्न धर्मों, दर्शनों, सामाजिक रीति रिवाजों एवं साहित्य से संबंधित हैं। वे ना तो आपस में इंटरमेरी करते हैं, अंतर्विवाह करते हैं, और ना ही वे एक साथ भोजन मतलब एक दूसरे के भोजन करते हैं। तो ये ना इंटरडाइन करते हैं और ना इंटर मैरिज करते हैं। वास्तव में वो दो पृथक सभ्यताओं से संबंधित हैं जो मुख्यतः विरोधी विचार और अवधारणाओं पर आधारित है। वो कह रहे हैं दोनों की जो विचारधाराएं हिंदू और मुस्लिम की वो विरोधी हैं एक दूसरे के, उन्होंने अपने भाषण में कहा। और उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि यह एकदम स्पष्ट है कि हिंदू और मुसलमान इतिहास के भिन्न स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनका कहना था कि दोनों का इतिहास भी अलग है। इसी तरह से आगे वो अपने भाषण में बढ़ाते हैं कि उनके महाकाव्य, उनके नायक और उनके वृतांत वो भी भिन्न भिन्न हैं। दोनों के कॉमन हीरोज नहीं हो सकते, कॉमन उनके एपिक्स नहीं हैं और कॉमन उनके एपिसोड्स नहीं हैं। अक्सर एक के नायक दूसरे के शत्रु हैं। एक जिसे अपना हीरो कहता है तो दूसरा उसको विलेन कहता है, बन जाते हैं। इसी प्रकार उनकी विजय और पराजय भी ओवरलैप करती हैं, वो भी समान नहीं है, वो भी अलग अलग हैं। ऐसे दो राष्ट्रों को एक राज्य के अंतर्गत यदि जोता जाता है जिसमें एक बहुसंख्यक और एक अल्पसंख्यक हैं, तो इससे असंतोष बढ़ेगा और ऐसा राज्य जो है का जो निर्माण होगा वो नष्ट हो जाएगा, वो राज्य चल ही नहीं सकता। ये उन्होंने अपनी बात कही। आगे फिर वो अपने भाषण को में कहते हैं मुस्लिम भारत। उन्होंने पहली बार एक शब्द ये उपयोग किया, मुस्लिम इंडिया। अभी तक तो वो इंडिया कह रहे थे, लेकिन जब दो राष्ट्र हो गए तो अभी मुस्लिम इंडिया उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। मुस्लिम भारत किसी ऐसे संविधान को स्वीकार नहीं करेगा जिसकी परिणति हिंदू बहुसंख्यक सरकार हो। हिंदू और मुसलमान को एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अल्पसंख्यकों पर थोपने का मतलब होगा हिंदू राज का थोपना। राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक राष्ट्र हैं और उनको उनकी होमलैंड, उनकी गृहभूमि, भूभाग और राज मिलना ही चाहिए। हम पड़ोसियों के साथ सद्भावना और शांति से स्वतंत्र लोगों की तरह रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग अपना आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को उच्च अवस्था तक विकसित करें जिसे वो अच्छा समझते हैं और जो हमारे आदर्शों के अनुसार हों। तो इस प्रकार से उन्होंने ये स्पष्ट जो है ये जो लाहौर अधिवेशन 1940 का, इसमें जिन्ना ने अपनी बात रखी और 1940 के ही अधिवेशन में लाहौर में भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र मतलब पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान प्रस्ताव कहते हैं, कि उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग का प्रस्ताव पास कर दिया। तो इस तरह से 1940 के बाद
जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदलने लगा, तो 1940 के बाद मुस्लिम लीग की लोकप्रियता मुसलमानों के बीच बहुत तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि अब वो एक अलग राष्ट्र की बात करने लगे थे। और इसका परिणाम हम देखते हैं कि जहां 1927 में मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या कुल 1330 थी, 1330, वो 1938 में 2 लाख तक पहुंची, किंतु 1944 में मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या 20 लाख हो गई। तो इससे इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता का पता चलता है। इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता का कारण पहला तो ये था कि जो मुस्लिम लीग के पॉलिटिशियंस थे, वे पॉलिटिशियन अलग राष्ट्र में ही अपने राजनीतिक महत्व को स्थापित करने का सपना देख रहे थे। उन्होंने देखा कि संयुक्त इस देश में वे अपना अहमियत शायद स्थापित नहीं कर पाए, तो उनकी तरफ से तो जोर लगाया ही गया, किंतु किस प्रकार से जो मुस्लिम आम जनता थी उसको किस तरह से एक तरह से मोबिलाइज किया गया, और किस तरह के इम्प्रेशन उन्होंने खुद भी लिए जनता ने कि हमको अलग राष्ट्र से क्या लाभ होगा। तो इसकी जो सबसे प्रमुख है, पूर्वी बंगाल में जो सोशल स्ट्रक्चर है उस ढंग का था कि अधिसंख्य जो किसान थे वे मुसलमान थे और भूस्वामी हिंदू थे। तो जो मुस्लिम किसान है वो ये देख रहा था यदि अलग देश बनता है तो उसे ये जो लैंडलॉर्ड्स या जमींदारी जो शोषण है उस जमींदारी शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से वो जो आम किसान मुस्लिम था वो लालायित हुआ अलग राष्ट्र के लिए। उसी तरह हम देखें पंजाब और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, वहाँ क्या था कि अधिकांश जो मुसलमान हैं वहाँ भी किसान थे और लैंडलॉर्ड भी थे, लेकिन सबसे जो लैंडलॉर्ड के साथ कोई अंतर्विरोध नहीं था, क्योंकि वहाँ जमींदारी सिस्टम नहीं था। ये जमींदारी सिस्टम था बंगाल में। तो यहाँ जो है लैंडलॉर्ड थे, भूस्वामी थे, लेकिन वो भूस्वामी बड़े जमींदार नहीं थे, बल्कि रैयतवाड़ी का भी काफ़ी बड़ा एरिया पंजाब में था, जिसमें किसान सीधे सरकार को टैक्स देता था। तो यहाँ पे जो किसान, यहाँ भी अधिसंख्य किसान पंजाब में भी मुसलमान थे, और यहाँ जो व्यापारी और साहूकार हैं वे हिंदू थे। तो हिंदू व्यापारी और साहूकारों से, क्योंकि किसान जो था वो कर्जदार था, कर्जदार साहूकार से कर्जा लेगा, तो साहूकार जो है अपनी शर्तों पर ऋण देता था। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा व्यूह रचना थी जिसमें अब ये मुसलमान ये देख रहा है कि यदि मेरा अलग राष्ट्र होगा तो मुझे इन साहूकारों और व्यापारियों के शोषण से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है जो रोजगार के लिए, जो लोग रोजगार में रुचि रखना चाहते हैं, तो वो देख रहे हैं कि इस हिंदुस्तान में तो उनको रोजगार के चांस कम मिलेंगे, क्योंकि उनके जो काउंटर पार्ट हिंदूज हैं वे ऑलरेडी दे आर वेस्ट एस्टेब्लिश्ड इन सिविल सर्विसेज। तो उनके साथ प्रतियोगिता करना मुश्किल होगा। यदि अलग राष्ट्र होता है तो उनको बड़े आराम से उसमें अपने नौकरी के अवसर मिलेंगे। जो व्यावसायिक वर्ग था, व्यावसायिक वर्ग भी ये सोच रहा है कि यदि हिंदू प्रतियोगिता से मुझे मुक्ति मिलेगी तो मैं अपने व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकूंगा। इसी तरह से अब देखें कि जो ये चली एक व्यवस्था, उस व्यवस्था के हम देखते हैं कि मुसलमानों के सभी वर्गों में पृथक राष्ट्र की बात काफ़ी लोकप्रिय हो गई। और ये जो 1932 में पहले ही ये ऑल इंडिया मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन चुका था, इसकी प्रांतीय शाखाएं भी बन चुकी थी। तो ये एक प्रयास तो था ही कि जबकि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, लेकिन अलग से मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1932 में बन गया था। 1945 में एक फेडरेशन ऑफ मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिन्ना के आशीर्वाद से शुरू किया गया, और जिन्ना के आशीर्वाद से ही एक मुस्लिम बैंक और एक मुस्लिम एयरलाइन भी प्लान की गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो उनका पाकिस्तान का या अलग राष्ट्र का, मुस्लिम राष्ट्र की जो प्रस्ताव था 1940 का लखनऊ का, उसके बाद से ये कहानी आगे बढ़ने लगती है। दो बड़े पूंजीपति घराने, जो एक तो बाद में पाकिस्तान चला गया, एक बांग्लादेश चला गया, एक तो इस्पाहानी ब्रदर्स थे, इस्पाहानी ब्रदर्स,
बिजनेस फैमिली एक थी, आदम जी, ये कराची चले गए बाद में। तो इन्होंने जो है दोनों व्यापारिक समूहों ने लीग की प्रेस को काफ़ी धन दिया और उस धन से कलकत्ता से 1942 में सांध्य अखबार, स्टार ऑफ इंडिया, ये काफ़ी प्रसिद्ध अखबार रहा है, और दिल्ली से दैनिक अखबार डान, जो डान बाद में पाकिस्तान से निकलने लगा, जो अभी भी निकलता है वहाँ, तो दैनिक डान शुरू किए गए थे। दो अखबार थे, कलकत्ता से स्टार ऑफ इंडिया और दिल्ली से डान। और इन दोनों अखबारों का एक ही काम था, जिस तरह से भी एक ये जो इनका कार्यक्रम था अलग राष्ट्र प्राप्त करने का, उसको अधिक से अधिक प्रचारित किया जाए। तो पाकिस्तान प्रस्ताव के बाद यही नहीं हुआ, बल्कि सांप्रदायिकता की आग भी इस देश में तेज़ी से फैलने लगी। केवल मुस्लिम लीग ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग और खाकसार, एक इनका मुस्लिम संगठन था, या जिसको कहें कि मुस्लिम लीग का ही अपना संगठन था, तो मुस्लिम लीग और खाकसार, उनके जो कार्यक्रम चले उनके अगेंस्ट हिंदू महासभा और आरएसएस ने भी ये जो ये सांप्रदायिकता की आग है उसको फैलाने में सहायक ही रहे, क्योंकि उन्होंने भी उसका प्रतिरोध जिस ढंग से होना चाहिए थे वो ना हो करके दोनों तरफ से भड़काने का कार्यक्रम चलता रहा। तो पंजाब जो है, पंजाब में ये जो पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान मूवमेंट ही कहते हैं, 1940 के बाद जो मुस्लिम लीग का आंदोलन है वो पाकिस्तान आंदोलन है। ना तो वो मुसलमानों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, आज़ादी की बात तो कर ही नहीं रहे, वो तो पाकिस्तान के बनाने की बात कर रहे हैं। तो जब देश आज़ाद होगा तो पाकिस्तान उनको मिलेगा। तो वो पाकिस्तान का जो आंदोलन है, इस आंदोलन ने पंजाब में बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी और बहुत ही भयानक रूप धारण कर लिया, क्योंकि इस पंजाब में खास तौर पर लीग ने अति पिछड़े हुए अनपढ़ और गंवारों को और लंपट तत्वों को, लिम्पन एलिमेंट्स को, स्वयं जो इनके स्वयंसेवक संगठन थे मुस्लिम लीग के, उनमें भर्ती कर लिया, जिनके पास कोई सोच जैसी चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने जो है तबाही मचाना शुरू किया। इससे घोर प्रतिक्रियावादी स्वरूप पंजाब में पाकिस्तानी आंदोलन का दिखाई देता है, किंतु मुस्लिम लीग को लाभ ये हुआ कि वह एक मास ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक मास पार्टी के रूप में उभर करके सामने आया, जो कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स को वो जो है कंट्रोल करने लगा, जैसे उसकी धारणा थी। तो अंततः लीग ने 29 जुलाई 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे टू अचीव पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा की। कि 16 अगस्त से पहले, 16 अगस्त 1946, अगर इसके पहले पाकिस्तान ये अलग देश नहीं दिया गया, पाकिस्तान नहीं बनाया गया, तो मुस्लिम लीग 16 अगस्त से सीधी कार्रवाई शुरू कर देगी, और 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया गया। साथ ही साथ जो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो रही थी, उस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग संविधान सभा में भी सम्मिलित नहीं हुई, और उन्होंने एक ही काम किया कि किस तरह से इस हिंसा को फैलाया जाए। उस हिंसा को रोकने में असल तो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार उस हिंसा को रोक नहीं पाई, या सरकार की ओर से ही ऐसा अवसर दिया गया। कांग्रेस बिल्कुल मैदान में रही लगातार, और वो दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर के तमाम अपनी कोशिशें करती रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन वो पावर नहीं थे, वो स्टेट नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास किए। किंतु ये जो मुस्लिम लीग का जो डायरेक्ट एक्शन डे था, तो हम देखते हैं कि जो 16 अगस्त से आरंभ हुआ, तो सबसे बड़ी पहली शुरुआत 16 से 19 अगस्त के 1946 में, अगस्त के दौरान कलकत्ता में भारी दंगे हुए। उसके बाद सितंबर में बॉम्बे में दंगे हुए। उसके बाद ईस्ट बंगाल में ही नवाखली में दंगे हुए 10 अक्टूबर को, बिहार में 25 अक्टूबर को, गढ़मुक्तेश्वर यूपी में नवंबर 1946 को, और मार्च 47 से पंजाब जो है इन दंगों की चपेट में आ गया। तो इस तरह से इन दंगों के बाद हिंदू मुस्लिम एकता की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। तो 3 जून 1947 को जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रकाशित किया गया, तो भारत को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी कहा गया। तो इस तरह से पाकिस्तान का प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ही कर दिया गया, और उसके बाद ये जो है पाकिस्तान बना।
और जो एक बात कहते हैं, मैं दो बात कहना चाहूँगा। एक तो ये कहते हैं अक्सर लोग कि जिन्ना सही था। मैंने उन लोगों को ये कहते हुए देखा है जो पक्के हिंदूवादी होते हैं, हिंदू राजनीति की बात करते हैं, किंतु उन्होंने, जैसे उनका एक कहना था कि भारत विभाजन, उनकी अपनी समझ है, वो एक थ्योरी ये बिल्डअप करते हैं कि गांधी और नेहरू ही भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है। और इसके पक्ष में एक तर्क ये देते हैं कि जिन्ना बहुत इंटेलिजेंट था। येस, ऑफ कोर्स ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। वो डेमोक्रेटिक था, फिलॉसफी को डेमोक्रेटिक को वो मानता ही था, किंतु वो जो उसने माइनॉरिटी मेजॉरिटी इसकी जो बात की, तो आप ये देखें तो लोग ये कहते हैं कि जब गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो जिन्ना को लगा कि मेरा तो कोई भविष्य नहीं है, इसलिए उसने अलग रास्ता लिया। ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि जिन्ना 1920 में कांग्रेस छोड़ चुके। 1920 के बाद किसी कांग्रेस अधिवेशन में जिन्ना नहीं आए, और नेहरू 1920 से ही कांग्रेस के, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन है उसके बाद ही वो उसमें सम्मिलित होते हैं। तो जब जिन्ना जा चुके होते हैं तब नेहरू कांग्रेस में आते हैं, और नेहरू की जो लोकप्रियता है वो 1928 के बाद, 1929 के बाद, मतलब 1927 में वो लौटे हैं, 1928 में और 29 में जो लाहौर सम्मेलन है उस समय उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, जब उनको ये कहा जा सकता है, गांधी ने कहा हो कि भाई ये मेरे उत्तराधिकारी हो सकते हैं। तो ये एक मनगढ़ंत बात है कि गांधी और नेहरू की वजह से जिन्ना अलग भागा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसको जिस तरह से ये पूरा प्रकरण में तो 4 वीडियो बना चुका, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से। दूसरा ये अभी पिछले दिनों की बात चली कि भारत को आज़ाद रात के 12 बजे क्यों किया गया। लोगों ने कहा जी ये ज्योतिषियों ने बताया। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हुआ, पाकिस्तान की ओर से इंसिस्टेंस था कि वो एक दिन पहले एक नए देश का निर्माण चाहते हैं, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में उद्घाटित कर दिया गया, और 14 तारीख खत्म होगी रात के 12 बजे। तो 15 को भारत भी डिले नहीं करना चाहता था, भारत को आज़ादी मिली। तो इसलिए ज्योतिष पंडित की बात करने का इतिहास से कोई संबंध नहीं है। और हो क्या रहा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में खासतौर पर मनगढ़ंत बातें इतनी ज़्यादा लिखी जाती हैं कि जो निष्पक्ष आधुनिक भारत के इतिहासकार हैं, यदि वे आधुनिक भारत के इतिहास को निष्पक्षता से लिखें तो उन झूठ के पुलिंदों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। वो झूठ के पुलिंदे, क्योंकि वो दंत कथाओं में चलने लगते हैं, फिर वो कई तरह की कहावत वो चलती हैं। तो मेरा जो उद्देश्य वो ये है कि जो ऐतिहासिक रूप से सत्य है उसे हम उद्घाटित करें। धन्यवाद।